के अंदर, तो वहां आप अपना नाम ऐड कर दें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अब आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है बेबी? आवाज आ रही है मेरी? जी यस सर सर, आपकी वॉइस जी जी। क्लियर है। अच्छा, क्लियर है। तो मैम मैं ये कह रहा था कि आप अपना नेम जो है ना वो शीट में ऐड कर दें मैम से ना, जो जी शीट सर हमने ओके। शेयर की हुई है, तो वहाँ आपको मिलेगा। और मैं सेंड कर रही हूँ आप सबको एक फॉर्म, तो काइंडली आप लोग सारे पहले अपनी जो टाइपिंग स्पीड है वो एक बार चेक करें और उस फॉर्म को जो है फिल करें, और फिर लेट अस नाउ। ये गूगल फॉर्म का शीट लिंक जो है ना आपके साथ शेयर किया गया है, इसमें आपने अपने ना टाइपिंग स्पीड करके उसकी पोस्ट करके लिंक्डइन पे, और लिंक्डइन की जो पोस्ट होगी उसका लिंक जो है ना वो हमें सबमिट करना है। तो ये आप कर लें, फिर 1:10 पे हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जो जो करता जाए वो चैट में ना डन लिखता जाए साथ साथ। जिन स्टूडेंट्स ने अपना टाइपिंग टेस्ट अभी कर लिया हुआ है ना, अभी पोस्ट लिख रहे हैं, तो वो काइंडली डन लिख दें चैट में। सर मोंकी टाइप से टेस्ट करके बताएं। यस क्या सर, कह रहे हैं? आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोंग की टाइप है वहां पे जाके आप अपनी टेस्टिंग करें। देन उसके बाद आपने एक पोस्ट लिखनी है लिंक्डइन पे उसी के रिलेटेड। और देन उसका जो लिंक है वो आप लोगों ने जो फॉर्म मैंने भी यहाँ पे चैट में सेंड किया है, उसका लिंक जो मैंने सेंड किया है वहां पे आपने सबमिट करवाना है। और जब आपका ये सारा काम हो जाए तो चैट में जस्ट टाइप डन, हियर इट इज। मैंने दोबारा से सेंड किया। जी मैम मिल गया। नो सर हमजा, ये फर्स्ट क्लास नहीं है, ये एक्चुअली सेकंड वीक की फर्स्ट क्लास है हमारी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। आप काइंडली सबमिट करवाएं जो टास्क आपको भी असाइन हुआ है। सर हमजा, हमने ना अभी इस क्लास में सिर्फ अरेज ही कवर की हैं, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कुछ बेसिक पार्ट कवर किए हैं। तो इंशाल्लाह इस वीक जो है हम स्ट्रिंग्स पे करेंगे और बाद में हैश टेबल्स करेंगे। तो अभी तक कोई इतना एडवांस टॉपिक हमने ना कवर नहीं किया। राइट। और सर ये जो रिलेटेड है ये उससे रिलेटेड है, लीड कोड के प्रॉब्लम से रिलेटेड है, ये डीएसए की पर्टिकुलर क्लास तो नहीं है ना, ये लीड कोड प्रैक्टिस है ना? ये डीएसए की पर्टिकुलर क्लास है, इसमें बिगनर्स थे, तो हमने फिर इसको ना उन्हीं के लिहाज से डिजाइन की। टॉपिक वाइज हम चलेंगे और सारे लीड को क्वेश्चन के साथ साथ कवर करते जाएंगे। तो सर आप ये कह रहे हैं कि जो बंदा
डीएसए की क्लास भी ले रहा है और ये वाले सेशंस भी ले रहा है, तो वो सेम चीज़ है या इनमें से कोई एक ले सकते हैं? सेम चीज़ है, इसमें डिफरेंस नहीं है कोई भी। टॉपिक्स का डिफरेंस हो सकता है कि हम यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में है, बाकी जो डीएसए वाले सेशन है वो थोड़ा एडवांस होते हैं। अच्छा सर, पता है क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हम डीएसए के जो बेसिक कंसेप्ट हैं हम साथ साथ उनको भी रिवाइज कर रहे हैं, बट अगर जब तक हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो वो चीज हम मतलब कैसे उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे ना। तो इसीलिए साथ साथ जो है आपको थ्योरेटिकल समझाया जा रहा है डीएसए के जो एल्गोरिदम्स हैं, और साथ साथ लीड कोड के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करवाए जा रहे हैं ताकि उनका प्रैक्टिकल भी हो सके। तो आई तो होप। मैम हम ये कह सकते हैं कि ये हैंड्स ऑन टास्क है, जबकि डीएसए की क्लासेस जो हैं वो थ्योरेटिकल होती हैं मोस्टली। तो ये जो है ये हैंड्स ऑन है। आपका मेन टास्क जो है वो लीड कोड पे होता है, बट अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा तो कंसेप्ट पे भी डीप डाइव करके हम वापसी प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं, राइट? सर इसमें ना हम पहले एक टॉपिक लेके आते हैं हर वीक के अंदर, उसकी पहले थ्योरी कवर करते हैं, उसका थोड़ा सा विजुलाइज करवा देते हैं कि अगर हम लेट्स सपोज स्टैक डेटा स्ट्रक्चर कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं, तो स्टैक एक्चुअल में होता क्या है, उसकी मेथोडोलॉजीज क्या होती हैं, और उसके साथ हम कौन कौन से फंक्शंस यूज़ करते हैं और हम स्टैक को यूज़ क्यों करते हैं। फर्स्ट डे हम ये करते हैं, उसके बाद हम उसके लीड पर क्वेश्चंस करते हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं। और मेरे ख्याल से बाकी सेशंस में भी इसी तरह होता है। और जो बाकी डिफरेंस जो है वो सिलेबस का डिफरेंस हो सकता है कि कोई शायद थोड़ा एडवांस टॉपिक पे हो, कुछ वीकनेस पे हो। ये इसी तरह हम चलते, असल में ना हमने स्टार्ट तो किया था थोड़ा एडवांस करने, लेकिन ये था कि काफ़ी वीकनेस थे तो हमें उसमें काफ़ी मुश्किल आ रहा था कि उनको क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहे थे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या चल रहा है। सही है सर, समझ आ गया, थैंक यू। जिन स्टूडेंट्स ने अपने टाइपिंग टेस्ट कर लिया हुआ है वो काइंडली चैट में ना डाल लेंगे। ये हम ना एक्टिविटी हर वीक करते हैं ताकि ना हमें पता रहे कि हमारी प्रोग्रेस क्या चल रही है, लास्ट वीक क्या थी, इस वीक क्या है। तो हम नेक्स्ट वीक भी इंशाल्लाह दोबारा करेंगे। तो जिन्होंने अभी कर लिया है वो चैट में डाल लिखते हैं और 1:10 पे हम स्टार्ट करते हैं। टाइपिंग स्पीड किस लिंक के ऊपर चेक करनी है? सॉरी, मैंने कैच नहीं किया। टाइपिंग स्पीड आप ना मंकी टाइपिंग के ऊपर कर सकते हैं सर, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ आपके। जी, थैंक यू। ये- इस लिंक पे जाके आप, हाँ, आप ये ना टाइपिंग स्पीड स्पीड जो है ना वो टेस्ट कर लें और फिर चैट में डाल लिख दें। और फिर जब आपको बाद में टाइम मिले तो उसकी एक लिंक्डइन पोस्ट भी आप ना लिख के पोस्ट कर दें। लिंक्डइन पोस्ट बेसिकली ऐसा होता है कि वो ना आप पे थोड़ा सा ना ऐसे लगता है थोड़ी सी जिम्मेदारी सी आ गई, तो आप फिर इसको ना रेगुलर करते रहते हो अपनी इंप्रूवमेंट के लिए ना, फिर करते रहते हो। जो रिकमेंडेड है सर जफर की तरफ से हमें कि आपकी टाइपिंग स्पीड ना 100 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, वो अच्छी समझी जाती है। मैम हेलो फिर हम सर। स्टार्ट करें? जी जी, क्वेश्चन है किसी को बताएं। यहाँ की थ्योरी भी कवर होगी इस सेशन में? क्या क्या कह रहे हैं आप? मैं ये पूछ रहा हूँ ना सर कि इस सेशन में थ्योरी भी कवर होगी? थ्योरी जी, थ्योरी जा रहे हैं ना, थ्योरी कवर होगी। अच्छा, सही है सही है, ठीक। हेलो। जी जी। हाँ, अच्छा सर, मेरा एक सवाल था, जैसे लीड कोड में कुछ जो कोडिंग प्रॉब्लम्स हैं वो हाँ यहाँ पे, जी। इससे कुछ प्रॉब्लम्स पेड होती हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी है जो कि लीड कोड में अवेलेबल नहीं है, वो अवेलेबल हैं जैसे गीक्स फॉर गीक्स पे या फिर जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स है, तो क्या आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें या नहीं करें? जैसे लाइक कुछ चीज़ की हम प्रॉब्लम गीक्स फॉर गीक्स में है और लीड कोड पे नहीं है। ठीक है, हम जो है ना वो बेसिकली सेशंस के अंदर लीड कोड को ही लेके चलेंगे। ठीक है, जो मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे लीड कोड से कवर हो रहे हैं वो हम करेंगे। तो फिर जब हम एडवांस मतलब लेट्स सपोज हमने लीड कोड कर ही इतना लिया है कि यार अभी इसमें कुछ रह नहीं गया,
करने को, तो फिर हम दूसरे टॉपिक्स दूसरी वेबसाइट्स पे भी उसे भी जरूर ट्राई करेंगे। लेकिन ओके ये है कि सर, अभी हमें पहले लीड कोड कवर कर लेना चाहिए, उसके बाद फिर हम देखेंगे। ओके सर। मैम फिर स्टार्ट करें हम सेशन? यस सर, स्टार्ट कर दें। ठीक है। सर काइंडली 2 मिनट दीजिएगा, मेरा कंप्लीट हो जाए, जी जी कर जस्ट मैं लें। पोस्ट कर देंगे। अच्छा मेरी आवाज़ सर ये जो आपने मंकी टाइप का टेस्ट शेयर किया है सर, इस पे तो अगर रिफ्रेश करें तो वो सेम टेस्ट ही आता है, सेम टेक्स्ट आता है बार बार। तो अगर उसको एक बार करते हैं तो सेकंड टाइम करते हैं तो स्पीड ऑलरेडी बढ़ जाती है उसके ऊपर मंकी डॉट मैं कॉम पे। क्वेश्चन नहीं समझ आया आपका, ओपन क्या कह कीजिए। रहे हैं आप रिफ्रेश मैं कह करें रहा तो हूँ क्या? जो अच्छा नहीं, टेक्स्ट आपका डिफरेंट है। ठीक है सर, अच्छा ठीक है, ठीक। सही है। सर जब आप बार बार इसको रिफ्रेश करेंगे ना तो हर दफा नया ही टेक्स्ट आएगा। जी मैम, ठीक है, थैंक यू। अच्छा हम ना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट सेशन मैंने चेक किया था, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने देखी थी ना, तो काफ़ी जगह ऐसे हो रहा था कि मेरी आवाज़ आपको आ नहीं रही थी, या कुछ टाइम ऐसा भी हुआ कि आपने जो क्वेश्चन किया और वो आवाज़ मेरे तक आई नहीं, और वो मैंने उसका आंसर किए बगैर ही आगे चला गया। तो लास्ट टाइम तो इंटरनेट का इशू था, होपफुली इस दफ़ा ना नहीं होगा। तो अगर आपको कोई कोई इशू हो या मेरी आवाज़ सही ना आ रही हो या आपने कोई क्वेश्चन किया हो और मैंने उसका आंसर ना किया हो, तो वो आपसे दोबारा मेरे से ना पूछ लेना, ठीक है? तो एक ये बात, दूसरी बात ये कि जो मैं अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने लास्ट की थी ना कवर, मेरे ख्याल थर्सडे वाले दिन की थी। अभी जो मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें मैं प्योरली आपको ना ऐसे पढ़ा रहा हूँ बिगिनर लेवल, मतलब आपकी मैं बेस बना रहा हूँ। मैं इसमें कोई आपको बहुत ही एडवांस एल्गोरिदम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के नहीं दिखा रहा। इसकी वजह ये है कि आप जब एक दफ़ा आपकी बेस बन जाएगी ना, आपको आइडिया हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या और इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइंड कैसे करते हैं। एक दफ़ा आपकी बेस बन जाएगी, फिर उसके बाद हम अपने लीड कोड जो करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, अभी पूरा वीक वही करनी है हमने। तो उसमें हम जो-जो एल्गोरिदम यूज़ करेंगे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम साथ-साथ आपको बताते रहेंगे कि ये हमने कैसे निकाली और इस एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअल में क्या है, ठीक है? और इसके अलावा लेट्स सपोज़ अगर आप खुद अपने एंड पे कोई क्वेश्चन करते हैं और आपको नहीं आइडिया हो रहा कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो आप ऐसे कर स जब आपकी बेस एक दफ़ा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी ना, तो आप वो कॉपी करें कोड अपना और चैटजीपीटी को दें और वो आपको बता देगा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है? तो लेकिन अगर आपकी बेस ही नहीं होगी, तो आपको बेशक चैटजीपीटी बता दे या आपको कोई और बता दे, तो वो आपको समझ नहीं आएगी कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट एक्चुअल में हुई कैसे, ठीक है? तो इस वजह से ये मैंने स्लाइड्स काफ़ी बेसिक बनाई हैं कि बेशक आप सिर्फ़ स्लाइड्स ही पढ़ लेना तो आपको आइडिया हो जाएगा, एक दफ़ा आपकी बेस बन जाएगी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं। लास्ट टाइम हमने अपना मेजर चंक जो है ना वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कवर कर लिया था। थोड़ा-सा पार्ट हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का रह गया है और जो अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो रह गई है। तो मैं कोशिश करूँगा इसे जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। और ये स्लाइड्स को एक दफ़ा मैं दोबारा गो थ्रू कर देता हूँ और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या इन स्लाइड्स में से कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप मेरे से दोबारा पूछ लेना, ठीक है? ठीक है ना? आवाज़ आ रही ओके है? सर, ओके सर। अच्छा, एक और बात मैंने बतानी थी कि मैंने अब मैं जो ये स्लाइड्स कवर की हैं लास्ट टाइम भी और जो मैं कर रहा हूँ, इनमें मैंने कोशिश यही की है कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंडिपेंडेंट हो आपकी लैंग्वेज के। कि मीन टू से कि मैं अगर इसमें पाइथन से बता रहा हूँ आपको या सी प्लस प्लस से बता रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके सामने जावा का कोड आए और आपको पता ही ना चले कि भई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और कैसे फाइंड करनी है, ठीक है? ये मैंने इतनी डेप्थ में नहीं किया, इसमें एग्ज़ाम्पल से लेके आया कि जो आपको पता ही ना चले, ठीक है? ये आपको एक दफ़ा कवर करके आपकी बेस बन जाएगी, बेशक वो किसी भी लैंग्वेज में कोड लिखा होगा, आपको आइडिया हो जाएगा भाई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और हमने कैसे फाइंड करनी सर है। आपकी एक आवाज और एग्ज़ाम्पल जी, जी। थी ना, डबल ट्रिपल होके आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज़ डबल ट्रिपल होके आ रही है? हाँ मुझे आ रही है, बाकी किसी और से पूछ लें। जी, बता दें, बिल्कुल बता दें। इट्स क्लियर, नो इट्स क्लियर। सर, ठीक आ रही है। ठीक ओके, आ फिर रही है? बिल्कुल इंटरनेट ठीक है इशू सर, होगा। सही है। सर क्लियर है आप एक सर, दफ़ा ठीक है, दोबारा जॉइन करके देख लें। अच्छा, चैट में अच्छा मुझे सिर्फ़ 1 मिनट दें, फिर हम ना
अच्छा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? यस सर। जी सर। चलें ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अभी मैं सिर्फ ये स्लाइड स्टार्टिंग वाली गो थ्रू करूंगा क्योंकि हमने इन्हें पहले कवर कर लिया हुआ है। तो हमने इसमें देखा था टाइम स्पेस कम्प्लेक्सिटी एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन कवर की थी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम एन एल्गोरिथम टेक्स टू कंप्लीट, यूजुअली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ द इनपुट। ये चीज हमने सीख ली थी कि भाई ये कैसे मेजर होती है इन टर्म्स ऑफ, ये चीज यूजुअली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ द इनपुट। इट्स अ वे टू डिस्क्राइब हाउ लॉन्ग एन एल्गोरिथम टेक्स टू एग्जीक्यूट रिलेटिव टू द साइज ऑफ द इनपुट। ठीक है। तो उसके बाद हमने ये बात की थी कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक डिफरेंट चीज है, और आपका जो कोड का रन टाइम होता है वो एक डिफरेंट चीज है। हमने इसके प्रैक्टिकल नहीं किया था लास्ट टाइम, तो वो अभी कर लेते हैं। अच्छा, ये टू सम वाला क्वेश्चन समझ सामने में शो हो रहा है ना आपको? जी सर, शो जी हो रहा सर है। हो। अच्छा ठीक है, अब मैं देखें सबमिट करूंगा ना जब। अच्छा, अब ये देखें इसका ये रन टाइम आया है, ये 1665 मिली सेकेंड्स। ये जो मिली सेकेंड्स में आया हुआ है ये हमारे पास इसका रन टाइम है। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, वो मैंने वैसे पहले मानी। चलें ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का हमने कल पिछले दफा प्रैक्टिकल नहीं किया था, तो वो मैंने अभी आपको करके दिखा दिया है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, और ये टाइम रन रन टाइम सॉरी रन टाइम जो है ना ये डिफर कर सकता है, हर डिफरेंट मशीन्स के ऊपर भी डिफर कर सकता है, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर भी डिफर कर सकता है। ठीक है, अब देखें दोबारा चेंज हो गया है। ठीक है, इसी वजह से हम जो है ना रन टाइम को एज अपना एक मेजरिंग टूल नहीं लेते। अपने एल्गोरिथम को अगर फाइंड करना हो कि वो कितना एफिशिएंट है, अगर लेट्स सपोज हमारे पास दो एल्गोरिथम लिखे हो, एक ये एक और लिखा हो, हम कैसे फाइंड करेंगे कौन सा जो है वो ज्यादा बेस्ट है, कौन सा हमें यूज करना चाहिए? तो वो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू चेक करते हैं कि यार कौन सा एल्गोरिथम जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है, जो हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, हम रन टाइम नहीं यूज करते। लेकिन रन टाइम कितने दफा अभी तक चेंज हो गया। अगर यही कोड अगर आप अपनी लोकल मशीन के ऊपर रन करेंगे तब भी रन टाइम डिफरेंट आएगा। ये एक प्रैक्टिकल हमने लास्ट टाइम नहीं किया था, अब हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। हमने फिर देखा था कि जी बिग ओ नोटेशन हम यूज करते हैं मोस्टली क्योंकि वो वर्स्ट केस होता है। वर्स्ट केस ही जो है वो ज्यादा मैटर करता है। एवरेज केस जो है बिग ओ थीटा नोटेशन एवरेज केस होता है। ठीक है, बिग ओमेगा जो बेस्ट केस। अच्छा, इनकी ये मैंने आपको वैसे बता दिया था थ्योरी, थोड़ा सा इसके हमने वो प्रैक्टिकली से समझा नहीं था, तो इसकी मैं आज एग्जांपल लेकर करवा देता हूँ आपको इस तरह के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर हम क्या समझेंगे कि बिग वर्स्ट केस क्या होगा, बिग ओ नोटेशन इसकी, बिग थीटा नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन क्या हो सकती है। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपके पास एक अरे है, तो और आपने इस अरे में से एक एलिमेंट फाइंड करना है, और वो एलिमेंट, अच्छा वैसे अभी ये फिक्स्ड साइज की है, तो फिक्स्ड साइज के ऊपर जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं तो हम कांस्टेंट कहते हैं। आप लेट सपोज कर लें, अभी मैंने ली तो फिक्स साइज ही है, लेकिन आप सपोज कर लें कि ये एन टाइम चल रही है, एन टाइम है इसका, इसका साइज क्या है एन। ठीक है, तो हमने एक एलिमेंट फाइंड करना है अपनी अरे में से, तो और वो लेट सपोज एलिमेंट अरे के एंड पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक लीनियर सर्च करेंगे। पहले ये देखेंगे 69 यहाँ पे है, 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 ढूंढते जाते जाएंगे, जहाँ कहाँ जाएंगे एन टर्म के ऊपर जो है ना वो हमें मिल जाएगा। तो मतलब अब आपके पास आपको एक अरे दी गई है क्वेश्चन में, और उन्होंने कहा है कि आपने एक टारगेट फाइंड करना है इसमें, और वो टारगेट 69 है, और वो टारगेट लेट्स सपोज आपकी अरे के एंड पे पड़ा हुआ है। तो जब इस तरह का सिनेरियो होगा आपके पास, तो इस तरह के सिनेरियो में जब आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करेंगे ना, तो वो आपकी बिग ओ नोटेशन होगी ओ ऑफ एन। ठीक है, लेकिन इट माइट बी पॉसिबल कि आपका वो जो एलिमेंट आपने फाइंड करना है वो आपकी अरे के मिड में होगा। ठीक है, अगर वो आपकी अरे के मिड में हो तो आपको पूरी अरे तो ट्रेवर्स नहीं करनी पड़ेगी, आपको तो n/2 ट्रेवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, आपको n/2 आपने अरे को ट्रेवर्स किया, आपको आपका एलिमेंट मिल गया, आपने उसे रिटर्न कर दिया कि भाई ये वाला इंडेक्स है, इसके ऊपर हमारा जो वैल्यू 90 है वो पड़ी हुई है। वो आप n तक तो गए ही नहीं, आप अरे के लास्ट तक नहीं गए, तो फिर उस वक्त हम ये कहते हैं यार इसकी एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो n/2 हो सकती है। ठीक है, ये दो, अभी मैंने दो चीजें कवर कर दी हैं आपको, एक वर्स्ट केस और एक एवरेज केस। अब जो बेस्ट केस, अच्छा बेस्ट केस इसका क्या हो सकता है? अच्छा, कोई ऐड करना चाहेगा कि इसका बेस्ट केस क्या हो सकता है? सर 65 अगर हमने कट करना रेल में से। बिल्कुल सही। लेट्स सपोज हमारी अरे का साइज मतलब एन टाइम था। ठीक है, अब हमने जो एलिमेंट फाइंड करना था ना
वो हमारी अरे के बिल्कुल स्टार्टिंग में पड़ा है। हमारी लूप चलेगी, फर्स्ट इंडेक्स पे चेक करेगी, वो रिटर्न कर देगी, वो एन तक जाएगी नहीं। ठीक है, तो इट मींस कि अगर हम ये अरे के ऊपर अपना कोई टारगेट सर्च आउट करते हैं तो वो हम बेस्ट केस में O ऑफ 1 के अंदर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, एवरेज केस में क्या हो सकता है कि वो मिड में पड़ा हो, और वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि वो अरे के एंड में पड़ा हो, और वर्स्ट केस में एक और चीज हो सकती है। कोई वो बताना चाहेगा, ऐड करना चाहेगा उसमें कि वर्स्ट केस में एक सिनेरियो मैंने आपको बताया कि वो आपकी अरे के एंड पे होगा, दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? वो एग्जिस्ट ही ना करे। जी बिल्कुल, कि वो आपका एलिमेंट अरे में एग्जिस्ट ही ना करे। जब वो अरे में एग्जिस्ट नहीं करेगा इट मींस कि आप पूरी अरे में सर्च करते जाएंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, दिखते जाएंगे, आप एन तक जाएंगे, आप कंप्लीट एक फॉर लूप चलाएंगे एन टाइम, तो आपको एंड में पता चलेगा भाई वो तो अरे में है नहीं, लेकिन फिर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन फोर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और ये तीन चीजें जो आपने याद रखनी है कि हम अपने जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं तो उसमें कॉन्स्टेंट जो होते हैं उसे रिमूव कर देते हैं, और और रिमूव कर देते हैं स्मॉलर टर्म्स को भी। ठीक है, अब जो मिड वाला है ना, ये देखें, इसमें डिफरेंट वेरिएबल्स फॉर डिफरेंट इनपुट्स, इसकी हमने एग्जांपल भी ली थी, ये नेक्स्ट स्लाइड्स में आ जाएगा। देखिए अब n प्लस एम, इट मीन्स कि एक इनपुट साइज है जो n साइज का है और एक m, और ये दोनों डिफरेंट है। मतलब n लेट्स सपोज हम कर लेते हैं कि वो 10 साइज का हो गया, जो m होगा 20 साइज होगा, इन दोनों का साइज सेम नहीं होगा। अगर दोनों का साइज सेम होगा तो हम क्या कहेंगे, n प्लस n। ठीक है, तो वो फिर जब n प्लस n होगा तो ओवरऑल हमारे पास O ऑफ n हो जाएगी। फिर हमने ये देखा था कि अगर हम इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करें तो वो क्या होगी, वो होगी कांस्टेंट, बेशक वो 100 हो यहाँ पे या 200 हो, जो भी। फिर कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई हमारे पास, जो बेसिक वाली थी वो हमने डिटेल में कवर की है। तो एक तो ये थी कि भाई ये हमारे पास प्रिंट सर फंक्शन सर चलेगा, तो वो O1 इसकी सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। सॉरी सर, ये लास्ट स्लाइड पर जाएंगे प्लीज आप, जो फॉर लूप वाली थी। सर उसका अपनी टाइम कम्प्लेक्सिटी किस तरह से कांस्टेंट बताइए सर, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ना हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में उसकी स्लाइड्स पे डेफिनेशन देखी थी, है ना, वो आपके इनपुट साइज पे डिपेंड कर रही होती है। तो अब हम इसे कांस्टेंट क्यों कह रहे हैं? ठीक है, तो कोई बताना चाहेगा और कोई? सर क्योंकि इसमें हमने लिमिट दी हुई है कि यहाँ तक करेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और थोड़ा सा आपको मैं ना बता देता हूँ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब बेसिकली जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम फाइंड कर रहे होते हैं ना, तो वो एक फंक्शन होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके ना, क्या कहते हैं उसको, इनपुट साइज का और नंबर ऑफ ऑपरेशंस का, वो एक फंक्शन होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा ना ये थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। देखें, लेट्स सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट साइज, बल्कि इनपुट, ठीक है, इनपुट, और यहाँ पे है नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमारे पास। ठीक है, तो अभी देखिए ये लूप जगह 10 टाइम्स चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं 10। ठीक है, जब ये इनपुट साइज 10 था तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेशंस लेट्स लेट्स सपोज इतने हुए। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास इनपुट साइज हो गया 100, इनपुट साइज हो गया 100, हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी बढ़ गए। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो है ना, ये आगे हमारे बहुत काम आएंगे, हम आगे लास्ट स्लाइड्स में से भी देखेंगे जरा डिटेल में। ठीक है, अब लेट्स सपोज अगर हमारे पास इनपुट साइज 1000 हो गया, नंबर ऑफ ऑपरेशंस फिर बढ़ जाएंगे हमारे। ठीक है, अब जब इस तरह के हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज आ रही होती हैं तो हमने अब इसकी हम कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेंगे यार, इसकी ऑफ 10 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, 100 आ जाएगा, ओ 100 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, 101 आ जाएगा, ओ 101 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। हम ऐसे नहीं करते, हम इन सब को एक कैटेगरी में डाल देते हैं कि यार ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज जितनी भी हैं ये कांस्टेंट है। ठीक है, और फिर हम इन्हें इन्हें जेनेरिक बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, वो ऐसे देखें, जैसे जैसे नंबर ऑफ इनपुट साइज इंक्रीज कर रहा है आपके नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये नंबर ऑफ साइज n चले गए, नंबर ऑफ साइज अरे का n हो गया, तो हमारे पास ऑपरेशंस भी कितने होंगे, n ऑपरेशंस होंगे। ठीक है, तो ये इनका एक डायरेक्ट रिलेशन है। ये एक ग्राफ जो बना है ना आपको, ये हमारे पास लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ग्राफ। ठीक है, और इसके अलावा इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं x इज इक्वल टू वाई। ठीक है,
मीन टू से कि जो इनपुट पे आ रहा है वही आपके आउटपुट पे आ रहा है। जितने नंबर ऑफ इनपुट में है उतना ही नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपके लग रहे हैं, ठीक है। तो हम जब भी इस ऐसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है। उस n के अलावा जहां कहीं भी हमें स्पेसिफिक किया होगा कि यार ये इनपुट साइज का 100 है, 200 है, तो हम जब भी उसके ऊपर एक फॉर लूप लगाएंगे, वो फॉर लूप हम उसे यही कंसीडर करेंगे कि यार ये जो है कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। कुछ समझ आया ठीक आपको? है सर, ठीक है जी सर, थैंक यू। इसके अलावा ये भी होता है कि ना, आप एक और एग्जांपल मैंने दी थी वो वेबसाइट वाली, कि आपकी एक वेबसाइट है उसके ऊपर 1 मिलियन यूजर आपके आ सकते हैं, एक के ऊपर 20 आ सकते हैं, 30 आ सकते हैं, 100 आ सकते हैं, 200 आ सकते हैं। तो हम किसे कंसिडर करेंगे यार, कौन सी वेबसाइट हमारी ज्यादा अच्छी है जो 1 मिलियन यूजर्स को हैंडल कर सकती है? मतलब वो तो एक बिग कॉनोटेशन की मैंने वहां बात की थी, लेकिन जो अभी ये ग्राफ बना के आपको बताया ना, कि तकरीबन एक्सप्लेनेशन यही है, लेकिन आप अपने एंड में भी उसे जरूर देखें। तो कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो आप जरूर उसे सिलेक्ट चैनल में हमें ना बता दें। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। O1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने ये देख लिया थी, ये लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेशन एंड इनपुट, ठीक है। ये लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ग्राफ है हमारे पास। ये एक एग्जांपल कर ली थी हमने, ठीक है, कि ये करे थी हमारे पास, उसको एन टाइम चलाया। ये भी देख लिया था हमने, इसमें ओ ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओ सॉरी ओ ऑफ एन नहीं है, ये देखें इसमें क्या है, एन है, इसका साइज डिफरेंट है, इसका साइज डिफरेंट है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ओ ऑफ एन प्लस एम। फिर हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है, उसमें ओ एफ एन हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब देख, अच्छा एक क्वेश्चन पूछा था कि एक ना पार्टिसिपेंट थी, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई, तो क्वेश्चन तो मैंने ये किया था कि हम अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 लिखे, 200 लिखे, तो वो क्वेश्चन हम इसको इतनी डिटेल में कवर नहीं कर पाए उस दिन, वो भी है यहाँ पे। किसी ने क्वेश्चन किया था, वो है अभी? चलिए ठीक है, नहीं है तो अभी मैं जी आपको ना, सर। जी आप है, सर। अच्छा मैम मैंने अभी हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख के मैं ना बता देता हूँ आपको एग्जैक्ट इसका आंसर। आपने सी प्लस प्लस में मैम ये समझ आ रहा है कोड जो लिखा हुआ है आपको? सर सी प्लस प्लस पढ़ी तो नहीं है, लेकिन अच्छा चलिए देख कोई नहीं, के। खैर है, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, अच्छा देखिए आप ये देखें, पाइथन में जब हम प्रिंट करते हैं तो हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। सी प्लस प्लस में जब हम प्रिंट करते हैं तो हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। ये वाली लेफ्ट वाली स्टेटमेंट जो है, ये हमारे पास इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O ऑफ 1। जो राइट वाली है इसकी भी होती है O ऑफ 1, ठीक है। अभी तक कोई चीज आपको समझ ना आई हो? नो सर, समझ आ गई। अच्छा, अब एक्चुअल क्वेश्चन जो था ना मैम का, वो ये था कि अगर हम यहाँ पे n लिख दें तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो। अच्छा, जब आप यहाँ पे n लिखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये जो प्रिंट है ना, ये एक फंक्शन है। तो फिर आपको बैकएंड पे देखेंगे ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। पहले हाँ, ठीक है, अब मैं इसको समझाने के लिए आपको सी प्लस प्लस का कोड समझाता हूँ। मैंने लास्ट स्लाइड पे आपको दिखाया था कि वो प्रिंट कैसे कर रहा था O1 के अंदर। अब ये देखें, अभी आप छोड़ देंगे ये सी प्लस में लिखा हुआ है, अभी आप बस ये सुने कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये लेट्स सपोज ये प्रिंट का एक फंक्शन है, इसको मैंने कहा आपने n टाइम प्रिंट करना है, ठीक है। अभी ये भी आप भूल जाएंगे, मैंने सिर्फ 5 टाइम कहा हुआ है। इससे मैंने कहा कि आपने n टाइम्स प्रिंट करना है, ठीक है। तो जब एक फंक्शन को मैं कह रहा हूँ एन टाइम प्रिंट करना है, वो फंक्शन क्या कर रहा है, वो एक फॉर लूप चलाता है, और कहाँ तक चला रहा है, वो एन टाइम फॉर लूप चला रहा है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताएगा कोई कि क्या होगा? सर ओ फैन होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सेम गोज फॉर पाइथन, कि जब आप यहाँ भी ये कर रहे हैं ना, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n होगी, ठीक है मैम। आपका पॉइंट क्लियर हो गया उस दिन जो था? जी सर, हो गया। ठीक है। अच्छा लेकिन एक ना पाइथन में एक और फंक्शन होता है लेंथ का, वो आपको पता है? आपको लेंथ का फंक्शन होता है? जी सर, वो लेंथ का आपको आइडिया फंक्शन है कि पता है कि उसका वो अपनी लेंथ टाइम, करता है। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का आइडिया है? सर अगर वो एन टाइम्स चल रहा है तो वो फैन होगी, लेकिन अगर हम उसकी रेंज दे रहे हैं तो उसके हिसाब हाँ से लेकिन कांस्टेंट होगी, ये लीनियर मुझे होगी। समझ आ गई, ठीक है। अच्छा लेकिन ना मैंने इसे थोड़ा सा देखा था, आप भी अपने एंड पे इसे जरूर चेक कर लेना
कि लेकिन जो पाइथन का लेंथ, अच्छा जब आप फंक्शन के ऊपर आते हैं ना, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि वो फंक्शन एक्चुअल में बैकएंड पे काम कैसे कर रहा है। ठीक है, अब प्रिंट का जो था ये तो मैंने इसे खुद सर्च आउट कर लिया, ये कैसे काम कर रहा है, मैंने चैट जीपीटी से पूछ लिया तो मुझे आइडिया हो गया कि यार ये जो जैसे हम सी प्लस प्लस में कर रहे हैं फॉर लूप लगा के, तो अगर एन टाइम वो चलेगा तो ये प्रिंट फंक्शन भी एन टाइम चलेगा। अब मैंने लेंथ का फंक्शन जो मैंने देखा था ना, उसमें उन्होंने ये बताया कि ये जो है ना लेंथ का फंक्शन, जब भी आप अरे में कोई चीज अपेंड करते हैं ना, के साथ साथ ही अपने आप को अपडेट करता है। ठीक है, अब इसमें ऐसा नहीं होता कि आपने कोई अरे यहाँ पास की, उसके ऊपर लेंथ का फंक्शन कॉल किया और ये पूरी लेंथ का जाके एक कैलकुलेट करे कि उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, ऐसे नहीं होता। अगर ये ऐसे करे तो फिर ओ ऑफ एन होगी, लेकिन क्योंकि ये हर हर बार जब भी उसमें कोई इनपुट ऐड हो रही है अरे के अंदर, ये साथ साथ अपने आप को अपडेट करी जा रहा है। तो लेट्स जब भी हम इसे पूछते हैं कि ये अरे का साइज क्या है, ये ओ ऑफ वन के अंदर हमें बता देता है कि ये लेंथ जो है इसकी ये है। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो लेंथ फंक्शन की है यहाँ पे पाइथन के अंदर वो ओ ऑफ वन है। ठीक है, ये मतलब थोड़ा सा मैंने देखा था अपने एंड पे, आप भी जरूर से सर्च आउट करें कि ये कैसे होता है। तो लेकिन जब भी आप कोई पाइथन का कोड लिख रहे हैं, उसमें बिल्ट इन फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो जब आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेंगे उस पूरे एल्गोरिदम की, तो आप ये जरूर चेक कर लेंगे जो आपके उसके अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन यूज हो रहे हैं ना, वो बैकएंड पे कैसे काम कर रहे हैं, या चैट जीपीटी से पूछें। ठीक है, तो होपफुली ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलें। ओके सर। हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट हमने ये देखा था कि इसमें दो फॉर लूप चल रहे हैं, दोनों एन टाइम्स चल रहे हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो एन स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, सर आपने एग्जांपल शेयर की थी रन टाइम की लीड कोड के ऊपर अभी, उसमें हाँ जी, आपने लूप यूज किया था, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एन स्क्वायर थी ना? हाँ जी, ठीक होगा। एन स्क्वायर। अच्छा, एक इसमें ना जब हम दो फॉर लूप यूज कर रहे होते हैं ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं कि जिसमें हम सेकंड फॉर लूप जो है ना उसको काफी चेंज करते हैं, लेकिन ये है कि वो हम जैसे जैसे कोई प्रॉब्लम्स करेंगे साथ साथ डिस्कशन उसकी हम कर लेंगे कि यार कि वाकई में दो लूप चल रहे हैं, तो वो दोनों वाकई ही अन टाइम चल रहे हैं, या फिर जो सेकंड वाला लूप है वो अन टाइम नहीं भी चल रहा, ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। रिक्वायरमेंट हमारी थोड़ी सी इस तरह की थी, हमने दो लूप लगाने थे, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो दोनों ही फॉर लूप्स जो है वो एन एन टाइम्स चल रहे हों। ठीक है, वो फिर प्रॉब्लम्स करते जाएंगे साथ साथ देखते जाएंगे। अभी जो आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि ये हमने इसकी इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये तो आपको क्लियर हो गया ना, एन स्क्वायर है ओवरऑल जो है इसमें तो एक ओ ऑफ एन स्क्वायर है, दूसरा ऐड करेंगे उसमें ओ ऑफ एन, तो हम कंसीडर किसको करेंगे जो वर्स्ट केस होगा, तो वो कौन सा है, ओ ऑफ एन स्क्वायर। फिर हमने और लॉग एन देखा था। ठीक है, किसी का सर अगर इनमें लोगो क्वेश्चन। जी जी, लोगो फैन की एग्जांपल शेयर करते हैं। लॉग एफ ऑफ एन के अंदर हम जो है बाइनरी सर्च की उसकी एग्जांपल, ये हमने लास्ट क्लास में की थी। ये देखिए, ये बाइनरी सर्च जो है ना, बाइनरी सर्च जो है वो लॉग ऑफ एन जो है ना आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। माइग्रेशन के ऊपर। ठीक है। ठीक है, बाकी स्लाइड्स में शेयर कर दूंगा आपके साथ स्लाइड के अंदर, तो वहां से आप इसे जरूर देखिए, बल्कि शीट के अंदर लिंक कर दूंगा इसको मैं। ऑफ सर मुझे ये बाइनरी सर्च की समझ नहीं आई थी। आपको बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम समझ नहीं आया, जी सर। वो वैसे हम इसको क्लास में कवर आगे करेंगे। आगे डिस्कस करेंगे, तो आगे डिटेल में ठीक है। करेंगे इसे। हाँ, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स वगैरह भी हम करेंगे। फिर एन फैक्टोरियल हमने देखा था। ठीक है, अभी ये इन सब के नाम है, कांस्टेंट, लॉगरिथमिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ठीक है, अब जो नई स्लाइड है वो हमारे पास ये वाली हैं। ठीक है, हाउ टू यूज इट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। समटाइम वी फेस इश्यूज ऑफ टाइम लिमिट एक्सीडेड ड्यूरिंग लीड कोड सबमिशन। तो ये कभी आपको ऐसा इशू आया तो टाइम लिमिट एक्सीडेड हो गया हो आपका लीड कोड के ऊपर? यस सर। है हुआ है, अच्छा। चलो, जिनको इसका आइडिया नहीं है वो मैं बता देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, काउंट करने हैं बाइंड्स, इसका मैंने यहाँ कोड लिखा हुआ है। कोड ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब ऐसे सबमिट करूंगा ना, तो एक तो ये टाइम ज़्यादा ले रहा है, दूसरा ये ना हमारे पास एक इश्यू देखें, टाइम लिमिट एक्सीडेड। ठीक है, 17 नंबर केस था, उसके ऊपर इसको ये एक एरर इसने थ्रो किया। ये कोड बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन ये इशू क्यों आया, तो ये इशू क्यों आता है अब हम इसके ऊपर डिस्कशन करें। ठीक है,
ये समझने के लिए कि यार आपके पास ये टाइम लिमिट एक्सीडेड क्यों आता है, आपको ये समझना जरूरी है कि जो हमारे डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, उसमें हमारा जो कोड है ना, वो उस कोड को रन करने के लिए हमें 1 सेकंड एक टाइम मिलता है, 1 सेकंड, कि वो 1 सेकंड तक आपका कोड रन हो सके। तो उस 1 सेकंड के दौरान हमारा कोड जो है ना, वो 10⁸ ऑपरेशन करना उसे अलाउड होते हैं। तो वो जब इससे एक्सीड कर जाता है ना, तो तब हमें ये इशू आता है टाइम लिमिट एक्सीडेड। ठीक है, तो लीड कोड के ऊपर हमने ये देख लिया क्यों आता है। अब थोड़ा और इसको डेप्थ में देख लेते हैं। अच्छा, वैसे ये लीड कोड के ऊपर हमें बताया होता है कि ये देखें जरा यहाँ पे, ये देखें, ये एन पता क्या है हमारे पास, ये एन है हमारे पास, ये जो यहाँ पे इनपुट में दिया हुआ है। ठीक है, उन्होंने इनपुट में हमें एन दिया हुआ है कि 5 × 10⁶। ठीक है, ये हमारा इनपुट साइज है। ठीक है, अब जब मैं इसके ऊपर, मैं आपको वैसे ये बता देता हूँ, इसको इतना ज्यादा डिटेल में देखते नहीं है, लेकिन जो मैंने यहाँ अप्रोच यूज की है ना, वो मैंने एन स्क्वायर वाली यूज की। ठीक है, तो अगर आप इसको एन स्क्वायर करें, लेट्स सपोज ये एन है, इसको एन स्क्वायर करें, तो कोई मुझे बताएगा उसका आंसर क्या आएगा? सर 10 का स्क्वायर करना है। मैम ये कंप्लीट एक टर्म जो है ना, यहाँ 5 उसका स्क्वायर करना है, फिर मल्टीप्लाई 10⁶ इसका स्क्वायर करना है। देखिए ना, 5 का आप आपकी करेंगे आवाज स्क्वायर, क्या आ ब्रेक। जाएगा? 25 आ जाएगा। जी। ठीक है, तो जब आप 10⁶ का स्क्वायर करेंगे, तो आपका ये जो 6 है ना, ये मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो वो हो मतलब वो जाएगा 12 12 हो हो जाएगा। जाएगा। तो ये मैम एक्सीड कर गया फिर आपका 10⁸ से। जी सर, रेस कर सर ये दिया। पॉइंट सर ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा सर। अच्छा, तो मैं बताता हूँ, देखें दोबारा बता देता हूँ कि हमारे पास जो लीड कोड के ऊपर प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो जैसे कोड फोर्सेस हो गया, या फिर जितने भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, उसके अंदर हमें अलाउड होता है कि आपका जो कोड है वो 10⁸ ऑपरेशन कर सके। ठीक है, तो जब भी कभी आप अपना कोड कुछ ऐसा लिखते हैं कि वो आपके ऑपरेशंस, नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो हैं वो 10⁸ से ज़्यादा हो जाएं, तो वो टाइम लिमिट एक्सीडेड का एरर आ जाता है। अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया था। ठीक है, अभी आपको ये बात मेरी समझ आई है जो मैंने कही है? यस सर, ये बात समझ आ गई है टाइम लिमिट की। अभी आप जैसे जैसे ये थोड़ा स्लाइड्स के एंड तक जाते जाएंगे ना, आपको और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। अगर नहीं भी क्लियर हुआ स्लाइड्स के एंड पे, आप दोबारा पूछ। ठीक है, तो अभी अब, ठीक अभी है मैंने आपको थोड़ा सा ना हमने प्रैक्टिकली करके देख लिया कि ये टाइम लिमिट एक्सीडेड का एरर आया। अब वो एरर क्यों आया, ये देखें उन्होंने, अभी मैंने आपको एक चीज बताई है कि यार 10⁸ से ज्यादा ऑपरेशंस नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास इनपुट साइज एन कितना दिया हुआ है? 10⁶। तो अगर मैं इसके ऊपर कोई ऐसी अप्रोच लगाऊंगा जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी O ऑफ n होगी, इट मींस कि हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो रहे हैं? 10⁶। ठीक है, तो अगर हम, अब ये देखिए एन का रोल अब समझ आ रहा है आपको? इनपुट साइज। अब जब भी हम कहते थे इनपुट साइज पे डिपेंड करेगा, अब वो सारा इनपुट साइज अब हम यूज कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिकल, मतलब ना कोडिंग के अंदर यूज कर रहे हैं। कि अगर आप देखिए यहाँ पे, लेट्स सपोज अगर आप देखिए, ये आपको एक, मैं अगर आपको कहूँगी यार आपने एक ये प्रॉब्लम करनी है, और आपके जो ना कंस्ट्रेंट्स आपके ये हैं कि आपकी जो इनपुट साइज होगा ना वो 10⁶ होगा, तो फिर आप ये सोचेंगे कि यार इनपुट साइज मीन टू से एन, एन जो है हमारा 10⁶ है, तो मैं इसके ऊपर कौन सी ऐसी अप्रोच लगाऊं कि मेरी टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो 10⁶ से ज्यादा ऑपरेशंस ना करें। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी जो आपको इसका स्क्वायर करके दिखाया था, तो वो क्या बना? 10⁻12। वो तो 8 से काफी ज्यादा बढ़ गया, तो मीन टू से कि वो आपको अलाउड नहीं है। वो मैंने आपको अभी, ये जो अभी हमें टाइम लिमिट एक्सीडी का एरर आया है वो इसी वजह से आया। तो जो मैंने यहाँ अप्रोच लिखी है, इसमें मैंने 2 नेस्टेड लूप यूज किए हैं फंक्शंस बना के, तो जिसकी वजह से ये जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस थे हमारे वो 10⁻12 हो गए, और उसने हमें टाइम लिमिट एक्सीडी का एरर दे दिया। लेकिन अगर आप इस प्रॉब्लम पे आए, इधर भी मैंने 2 फॉर लूप यूज किए हुए हैं, नेस्टेड है। ठीक है, इसका हम देख लेते हैं। देखें ये कितना है? 10⁻4 कि जो इनपुट साइज होगा ना उसका, हमारी अरे का, वो 10⁻4 होगा। तो जब इसका हम स्क्वायर करेंगे वो कितना हो जाएगा? 10⁸। तो जो 2 फोर लूप्स हमने यहाँ लगाए हैं नेस्टेड,
वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लेस देन इक्वल टू 10⁸ है। इस वजह से यहाँ पे हमें टाइम लिमिट एक्सीडेड का एरर नहीं आया। ठीक है, अगर मैं यहाँ 3 लूप्स नेस्टेड लगा दूंगा तो वो हमें एरर जरूर आएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा स्लाइड्स में देख लेते हैं, जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है उसे आपको थोड़ा सा और समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब इनपुट साइज अगर 10⁸ है, नाउ वी हैव एन अरे विच आर elements more than 10⁸ so if we use linear approach then it will take more than 1 second। अच्छा, अब हमारे पास एक अरे इस तरह की आ जाती है कि जिसका साइज ही हमारे पास 10⁻⁴ से ज्यादा है। लेट्स सपोज अरे का साइज हमारे पास 10⁹ है। तो जब आप उसके ऊपर लीनियर अप्रोच लगाएंगे, ओ ऑफ एन आप लगाएंगे, तो आपके नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी जो होंगे वो 10⁹ तक हो जाएंगे, तो वो हमें अलाउड नहीं है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम उसके ऊपर डिफरेंट अप्रोच लगाएंगे। अब कौन सी लगाएंगे, हम log n लगा सकते हैं, o of 1 लगा सकते हैं। ठीक है, if it takes more than 1 second then there will be a time limit exceeded error for 10⁸ our approach should be better than linear, it may be log n। log n में मैंने आपको बताया था कि हर आइट्रेशन के बाद आपके जो है ना वो इनपुट साइज जो है डिवाइड बाय 2 हो रहा होता है। तो जब ऐसे हो रहा होगा तो आपका तो काफी कम हो जाएंगी आपकी जो क्या कहते हैं नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, ओ ऑफ 1 में तो कोई मसला ही नहीं है, बेशक आपके पास इनपुट साइज स्टैंडर्ड पर 15 हो, आप उसको सोल्व कर दिए ओ ऑफ 1 के अंदर, आपको तो टाइम लिमिट एक्सीडेंट का एरर ही आ सकता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास लेट्स सपोज में हमारे पास एक इनपुट साइज है 10⁸, तो हम इसको सोल्व करने के लिए जो है ना कौन कौन से टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज के अप्रोचेस लगा सकते हैं, वो कौन बताना चाहेगा। मुझे लगता है वो समझ नहीं सर आएगी। मुझे समझ ही नहीं आएगी। अच्छा अच्छा मैम, हम जो ना ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब हम अपना कोड सबमिट करते हैं ना, तो हम जब वो कोड लिखते हैं उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, तो हम जो कोड लिखते हैं वो हमारा कोड ये डिसाइड करता है कि हम कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस कर रहे हैं। ठीक है, अब वो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हमारे पास एक इनपुट साइज था 10⁶। उस कोड को मैंने किया इस तरह, उसके नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो थे वो n² बन गए। अब वो कैसे बने, वो 2 for लूप्स लगा के, 2 नेस्टेड for लूप लगा के। मैम आपको जहां पर समझ ना आए ना फौरन मुझे बता देना, ठीक है। अभी तक तो मैं जितना बोल रहा हूँ वो समझ सर आया। यहाँ पर जो आपने लूप लगाई है, ऊपर वाली लूप का ओ फैन है, नीचे वाली का ओ फैन है, यहाँ पर तो ये ओ 2n नहीं बन जाएगा। अच्छा मैम, ये ना असल में देखें कि ये for लूप आपको ये for लूप नजर आ रहा है। जी सर आ रहा ठीक है, इस for लूप के अंदर मैंने एक फंक्शन कॉल की हुई है, ये वाली। है जी। अच्छा चलें अच्छा ये मैंने फंक्शन कॉल की हुई है, और ये जो फंक्शन है ये भी n टाइम चल रहा है, इस वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n² है। ठीक है, चलें ऐसे करते हैं, थोड़ी इजी एग्जांपल ले लेते हैं। अभी आप इसे छोड़ दें, अभी आप इसको देखें, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। सर ओ n+m। नहीं, इसमें जो हमारे पास अरे एक ही है, उसके ऊपर हम 2 नेस्टेड लूप लगा रहे हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास ऑफ n² है। ठीक है, जी ओ अब n²। ठीक है, अब हमारे पास जो इस अरे का साइज था ना वो था हमारे पास ये 10⁴। ठीक है, अब जब जी हम इसके ऊपर नेस्टेड लूप्स लगा के कोई इसे सॉल्व करेंगे ना, तो अब नेस्टेड लूप जब हम लगाते हैं उसमें हम n यूज कर रहे होते हैं। वो एक्चुअल में n होता क्या है, वो n होता है हमारे पास ये जो इसका साइज है। ठीक है, अब इसका साइज देखें, हमारे पास 10⁴ है, n है, तो मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, n² यूज किया है। तो अगर मैं इसको n² करूंगा तो क्या होगा, m की पावर 8 बन जाएगी। 8 बन जाएगी। तो वो 10⁸ को एक्सीड कर रहा है, नो। नहीं कर रहा ना। तो फिर हमारे पास यहाँ टाइम लिमिट एक्सीडेड का एरर आना चाहिए, नो सर। नहीं आना चाहिए। अच्छा, अब आप ये छोड़ेंगे मैंने कोड यहाँ पे क्या लिखा है।
अब आपको मैं बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ कोड जो लिखा है वो ओ ऑफ एन स्क्वायर में चल रहा है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक? जी। ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं कि इसकी इनपुट साइज ये है, तो अगर मैं कोई ऐसी अप्रोच यूज करूं जिसकी एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो, तो नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो जाएंगे? सर 10 के पावर 12 हो जाएंगे। 12 हो जाएंगे। तो वो हमें अलाउड है लीड कोड की तरफ से, लीड कोड जो ये प्लेटफॉर्म है इसकी तरफ से हमें अलाउड है कि हम इतने ऑपरेशन कर सकते हैं? नहीं। नहीं अलाउड, ठीक है। वो मैंने यहाँ आपको बताया हुआ है, ये देखिए कि यहाँ पे हमें सिर्फ 10⁸ जो है ना इतने ऑपरेशन अलाउड होते हैं, इससे ज्यादा और नहीं अलाउड होते, हाँ जी ठीक है। सर, समझ आ गई है, समझ आ गई। मेरा जी जी बताएं। सर मेरा एक क्वेश्चन जी मेरा जी क्वेश्चन बताएं ये बताएं। सर, मुझे कंसेप्ट तो समझ आ गया कि मुझे कंसेप्ट समझ आ गया कि हमें लीड कोड के ऊपर हमें कोड रन कर रहे हैं हम्म। और उसकी लिमिट जो है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए। बट मुझे सर ये समझ नहीं आ रही कि जो वैल्यूज आप ले रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल आप जो कह रहे हैं कि एन इनपुट का साइज है 10 उसका, मुझे हाँ जी। इसमें थोड़ा सा मैं विजुअलाइज नहीं कर पा रहा कि किस तरह से अच्छा इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना और कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोड में बताया कि ये फंक्शंस हैं, ये उसके बाद तो आप मुझे कंसेप्ट समझ आ रहा है, बट मैं उसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहा कि कोई क्या बात नहीं, मैं मतलब है अभी इनकी अभी दोबारा बताता हूँ, मैं यूटिलाइजेशन। अभी दोबारा बताऊँ, अगर अभी ना समझ आए तो फिर आप बताना, ठीक है। लेकिन ये है कि चलो आपने काफी काफी आगे तक आपको समझ आ गई है। अभी जो थोड़ा सा लास्ट पॉइंट रह गया वो आपको दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, अब जो हम एन ले रहे हैं वो हमें प्रॉब्लम के एंड पे लीड कोड वालों ने खुद बताया हुआ है। अच्छा, वैसे हमने स्टार्टिंग में ये बात की थी ना, ये तो आपको याद होगी कि यहाँ पे ये देखें, यूजुअली मेजर्ड इन दिस टर्म्स ऑफ साइज ऑफ द इनपुट। भाई हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को साइज ऑफ इनपुट में क्यों करते हैं? इनपुट साइज हमें क्यों जरूरत पड़ गई भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए? वो अब आपको समझ आनी चाहिए कि क्यों पड़ गई, ठीक है। वो इसकी डेफिनेशन में भी हमने लिखा हुआ था कि साइज ऑफ इनपुट हम इसे यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अभी ये छोड़े, अभी मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करवाता हूँ। जब भी आप प्रॉब्लम ओपन करेंगे कोई, उसके एंड पे आपको ना कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए होंगे, उसमें उनके अंदर आपको ये भी बताया होगा कि आपकी जो अरे दी हुई है ना, ये नम्स, ये आपको एक अरे दी हुई है, इस अरे का साइज भी उन्होंने आपको खुद बताया होगा, ठीक है। अब हमें खुद आइडिया इस चीज का है, हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी तक पढ़ ली हुई है, हमें आइडिया है कि भाई जो इनपुट्स इसका दी हुई है ना, हम उसको देख के ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके ऊपर हम कौन सी अप्रोच लगाएंगे, ठीक है। अब वो कौन सी अप्रोच लगाएंगे, वो हम कैसे फाइंड करते हैं? वो हम ये देखते हैं, अपने माइंड में ये चीज रखते हैं कि हमारी जो भी कोई हम यहाँ पे बेशक एन स्क्वेयर लगाएं, एन क्यूब लगाएं, लॉग एन लगाएं, उसमें हमारी जो हम ये इनपुट साइज पुट करेंगे ना, वो नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो है ना वो 10⁸ से एक्सीड नहीं करने चाहिए, ठीक है। सर अब एक आप सेकंड, एक सेकंड जी सर, जी एक सेकंड सर, यहाँ पे अभी दो चीज आप कह रहे हैं, एक आप इनपुट लेके आ रहे हैं और दूसरा आप ऑपरेशंस को एक साथ ले आते हैं बीच में, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है फिर से। हाँ ये जी। मुझे यहाँ तक सर ये बात समझ आ गई कि नंबर ऑफ लेंथ जो है वो हमारे पास 10⁻⁴ यानी हम्म, एक 10,000 तक उसकी लेंथ जो है, ठीक है ठीक यानी है। हाँ। लिस्ट जो है, अच्छा नम्स जो है, वो हमारे पास इससे हो सकती है। फिर आप इसके साथ ही ऑपरेशंस को बीच में ले आते हैं तो वो बात समझ में नहीं आती रहते, ऑपरेशंस अच्छा, और इसलिए आप देखिए ना, आप इनपुट ऐसे को कर आपके लें, साथ। आपको जब ये पता चल गया ना कि इतना इसका साइज है, ठीक है, जी सर। साथ साथ हाँ, ठीक है। आपको पता चल गया 10⁻⁴ इसका साइज है, ठीक है। तो आपने फिर नेक्स्ट टाइम अपनी अब सोचेंगे ना कि आप नेस्टेड लूप लगाना है या सिंगल लूप लगाना है, या मैं लॉग एन में कर लूंगा बाइनरी सर्च लगा के, ये तो आप सोचेंगे ना, पहले लिखने से पहले आप सोचेंगे, ठीक है। सही सही है सर। हाँ, अब साथ साथ सर बताते जाए ना, मैं सर आपको जहाँ भी आप कहीं मिस करेंगे ना पॉइंट, मैं आपको वहां से दोबारा बता दूंगा। हाँ जी। सर 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 मुझे ये बात समझ आ रही है कि हमने हमने अपनी एंड तक अपनी इनपुट, ये तो इसने में नम्स ऑफ लेंथ जो है इनपुट का साइज दिया हुआ ना, तो इनपुट का साइज हमें 10⁻⁴ से कम रखना है। तो हम नहीं नहीं हम नहीं। ऑब्वियसली सर हमारा कोड इस तरह से तो नहीं हो सकता ना कि हमारा इनपुट की लेंथ का साइज जो है वो 10⁻⁴ से तो कभी भी एक्सीड नहीं करेगा। वो किस तरह नहीं से कर करेगा। सकते हैं सर? हाँ, आपने जो ऑपरेशंस करने हैं ना, वो कम होने चाहिए आपके 10⁸ से। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं यहाँ आपको एक और बताऊँ, देखो, अगर आपके पास ये 10⁻⁴ है, ये तो अरे का लेंथ है, ठीक है। अब मैं अरे इसको इसको अगर सिंगल लूप से करूंगा ना,
तो ये 10⁻⁴ जो है वो सिंगल लूप में अगर हम इसे कवर करें, नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने होंगे हमारे पास अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें, वो सर 10⁻⁴ होंगे। आपकी आवाज ब्रेक हो गई। अच्छा यार, यहाँ पे हम ना वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं जो मैंने आपको स्लाइड पे बताया था सर एक यहाँ। बार रिपीट करेंगे, सॉरी सर, की आवाज ब्रेक हो गई। हाँ, अब आवाज आ रही है मेरी? जी सर, अब आ गई। अच्छा, ये ना असल में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट ना कॉन्सेप्ट है। उसकी वजह ये है कि जब आप कहीं मतलब गूगल मेटा वगैरह में अगर आप कहीं इस तरह की आपको प्रॉब्लम आती है ना, तो आप जब एक बार सोल्व कर देते हो, आप सोल्व करने से बल्कि सोल्व कर नहीं देते, आप सोल्व करने से पहले उनसे पूछते हो कि इसके क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, इनपुट साइज कितना है। फिर लेट्स सपोज अगर इनपुट साइज 10⁻⁸ है, आपने उसको उन्होंने अगर आपने उससे पूछा ही नहीं, उन्होंने बताया ही नहीं, आपने उसे सोल्व कर दिया नेस्टेड लूप लगा के, एट द एंड क्या होगा, वो कहेंगे भाई आप इसका तो जो इनपुट साइज है वो 10⁻⁸ है, तो वो 10⁻16 बन जाएगा आपकी अप्रोच से। आप फिर कोई एफिशिएंट अप्रोच लिखे, तो आप ना ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले उनसे पूछते हो कि भाई कितना इसका इनपुट साइज है, जिससे हाँ फिर उससे आप खुद अंदाजा लगाते हो कि यार मैं अप्रोच कौन सी यूज करनी है। यहाँ पे मैंने आपको एक डिस्कस किया था कि यार देखो नंबर ऑफ इनपुट यहाँ पे हैं और सर नंबर अगर ऑफ आप एक बार सर ऑपरेशंस। जी जी बताएं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप एक बार कोड पे ले लेना और आप कोड से बता दें कि कोड से किस तरह से हमारे जो नंबर ऑफ या इनपुट साइज जो है वो हमारी लिमिट से एक्सीड कर रहा है, तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर अगर आप लीड कोड पे ले जाए ना, सर इसका जो आपने मतलब है कि कोड सर सर इसका सर मतलब है सर हमजा, जो आप बता रहे हैं ना, मैं आपको कोड पे भी ले जाता हूँ, लेकिन ये जो चीज़ है ना ये थोड़ी सी मैथमेटिकल ज्यादा है। तो जी मैम, आप बताएं क्या कह रही हैं आप? टाइम थोड़ा रह गया सर हमारे पास, इसका सिर्फ मतलब है 5 मिनट है। कि हमारे पास जो कोड दिया जाएगा उसके अंदर जो कंस्ट्रेंट होगी हमें उसके मुताबिक कोड को रन करवाना पड़ेगा। अपनी मर्जी से उसके हम मुताबिक, एक मिनट, उसके मुताबिक आपने अपना एल्गोरिदम लिखना है। सर मैं ऐड करना चाहूंगा। जी जी करें। भाई भाई को समझ नहीं आ रही थी। जी जी इधर बताएं। उन्होंने लेंथ दी हुई है 10⁻⁴। हमने यूज किया नेस्टेड लूप एंड स्क्वायर हो गया, लेंथ होगी डबल, 10⁻⁸ होगी। अगर लेंथ 8 से ऊपर हो जाती तो इधर टाइम लिमिट रीच आ जाना था, एक्सीड आ जाना था। हमने बस यही कर देखना है कि भाई हमारे जो जो हम इधर दिया हुआ कि एन स्क्वायर से नीचे यूज करें वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है हमजा, आप ना मेरी बात सुने, अगर आपको अभी भी पॉइंट क्लियर नहीं ना हो रहा, अभी स्लाइड्स के अंदर थोड़ी सी और एग्जांपल्स हैं, हम वो करते हैं, ठीक है? अगर आप फिर सेशन एंड होने वाला है तो आप अपने एंड पे ऐसे कुछ सर्च आउट करें, और फिर हम नेक्स्ट जितने भी सेशन होंगे ना, फिर उनको हम ये चीज़ें अपनी कंसिडर में रख के ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आप दोबारा फिर ठीक है पूछ सर। लें अगर आपको समझ नहीं है। ठीक है? ठीक है सर, सही है। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी इंशाल्लाह वैसे उम्मीद है कि ये हम जो प्रॉब्लम्स करेंगे समझ आ जाएगी ये। अच्छा, यहाँ तक ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है कि लेट्स से आवर कंस्ट्रेंट 10⁻⁴ है, इनपुट साइज हमारे जो 10⁻⁴ दिया हुआ है। तो अगर हम इसको करें ओ, इफ वी डू ओ ऑफ एन स्क्वायर देन व्हाट विल हैपन, ट्राई। तो ये हमारे पास इसका एन स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, 10⁻⁸ बन जाता है। इट इज ग्रेटर देन 10⁻⁸। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे हमें एक कंस्ट्रेंट दिया था कि आप लेस देन रखें, तो अगर उससे बढ़ जाएगा तो हमारा हम एन स्क्वायर वाली अप्रोच यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर हम कौन सी कर सकते हैं, एन लॉग एन कर सकते हैं, ओ ऑफ एन कर सकते हैं, ओ ऑफ 1 कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं, और एग्जांपल नहीं है हमारे पास कोई। तो ये वैसे एक पूरा टेबल दिया हुआ है कि अगर आपकी इनपुट साइज ये हो ना, जैसे एन 10⁻, मतलब एन स्मॉलर देन इक्वल टू 10 हो, 10 वैल्यूज अगर आपकी रे के अंदर है, तो आप ये वाली पॉसिबिलिटी है कि आप ये वाली अप्रोचेस यूज कर सकते हैं। हमने हमने कौन सी कवर की हुई है, हमने ये वाली कवर, नीचे वाली। अब नीचे से चेक करें, अगर आपकी इनपुट साइज 10⁻18 है ना, तो आप ओ एन भी यूज नहीं कर सकते। आप यूज कर सकते हैं log n कर सकते हैं, ओ 1 कर सकते हैं, log स्क्वायर n यूज कर सकते हैं। अगर आपका 10⁻6 इनपुट साइज है तो आप ओ एन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक दफ़ा आप टेबल खुद अपने एंड पे भी देख लें, और बाकी हम प्रॉब्लम्स में भी साथ साथ कवर करते जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक टॉपिक आता है, ये बड़ा इजी टॉपिक है। तो ये वैसे हम अपने साथ साथ लीड कोड के भी करें ना, तो ये आपका कवर हो जाएगा। इसको मैं आप ओवरऑल आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें हमारे पास ऐसे होता है कि हमारे पास एक तो इनपुट साइज, जो इनपुट अरे आ रही है उसका साइज होता है। एक हमारे पास उसके अलावा भी एक साइज होता है, उसे कहते हैं ऑक्सिलरी स्पेस। ठीक है, तो जब भी हम किसी
एक एल्गोरिदम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं ना, तो हम उसका यही देखते हैं कि यार इसकी जो हमने एक्स्ट्रा स्पेस हमने जो यूज़ की है वो कौन सी यूज़ की है। जैसे कि हमारे पास जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं वो O1 भी होती है। O1 के अंदर मतलब हमें कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं किया, हमने सिंपल वेरिएबल्स यूज़ किए हैं। और हमारे पास O लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है, ये भी हम देख लेंगे अपने एल्गो में। O भी होती है। अब मैं जो आपको यहाँ बताने लगा हूँ, देखो यहाँ पे हमने कोई एक्स्ट्रा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ ही नहीं किया, हमने कुछ स्पेस के लिए एक्स्ट्रा डाटा स्ट्रक्चर नहीं यूज़ किया, हमने सिंपल एक ये वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं। उसके अलावा हमने कुछ ऐसा डिफाइन नहीं किया हुआ, जैसे अरे डिफाइन नहीं की हुई, अरे के अंदर एन टाइम्स हम अपनी वैल्यूज ऐड नहीं कर रहे। इस वजह से इस पूरे एल्गो की O टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास होगी। ठीक है। अब लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि आपने कोई ना कोई एक नया डाटा स्ट्रक्चर यूज किया हुआ, जैसे कि ये एक मैंने लिस्ट बनाई हुई है अपने कोड के अंदर, और इस कोड के अंदर जो लिस्ट बनाई है उसके अंदर मैं अपनी पूरी एक अरे जो है ना उसको अपेंड करी जा रहा हूँ। तो मैं कितने एलिमेंट्स अपेंड किए हैं, एन एलिमेंट्स अपेंड किए हैं। तो ये जो स्पेस लेगा ना, ये वाला एक्चुअली स्पेस जो एक्स्ट्रा स्पेस होगी, एक तो हमारे पास स्पेस होगी जो इनपुट में आ रही है, एक जो एक्स्ट्रा स्पेस ने यूज की है वो ये यूज की है OFN। तो इसने जो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज की है OFN सॉरी। और अब OFN कैसे हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज होती है, जब हम कोई मैट्रिक्स अपने एंड पे बनाते हैं, हमें गिवन मैट्रिक्स दी हुई है, यहाँ देखें A और B दी हुई है, हम इनको यूज करके एक नई मैट्रिक्स बना रहे हैं रिजल्ट के अंदर। ये नया एक मैंने लिस्ट डिफाइन की है, उसके अंदर अब ये पूरी जो मैट्रिक्स है उसे अपेंड कर रहा हूँ। इस तरह की जब हम करते हैं कोड, तो उसमें हमारे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो OFN² होती है। ठीक है। बाकी जितना आपको समझ आ गया है वो वेल एंड गुड है। बाकी हम कहीं नहीं जा रहे, हम ये सेशन हमारे भी चलते रहने हैं। तो बेशक आप स्लैक में क्वेश्चन हमसे पूछ लें, और बेशक हम कल कोड करेंगे तो उस कोड में हम अपने एंड में खुद बताएंगे यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है इस कोड की, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये है। तो अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर ना होगा तो आप दोबारा पूछ। ठीक है। बाकी ये स्लाइड्स जो होंगी मैं ये शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है। लेकिन ये है कि आप इसमें कुछ पॉइंट्स अपने क्लियर रखेंगे, ये जो हमने जितना भी कवर किया है ये हमारी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट था सारा। ये किसी भी लैंग्वेज में अगर कुछ अगर कोड लिखा होगा तो अब हमें समझ आ जाएगा भैया इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने कैसे फाइंड करनी। किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं सर, काफ़ी हद तक क्लियर हो गया, बस एक बार स्लाइड्स को एक बार देखेंगे तो फिर मज़ीद शायद क्लियर हो जाए। आप कल वाले सेशन में पूछते हैं ना कि इस स्लाइड पे जो आपने लिखा था वो नहीं समझ आया, तो आपको वो बता देंगे। जी सर, क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ आप बेशक कल वाले सेशन में पूछ लेना कि जो आपने स्लाइड नंबर 33 पे लिखा हुआ है, 34 पे लिखा हुआ है, वो मुझे समझ नहीं आया, वो दोबारा बता दें, तो वो आपको दोबारा बता देंगे। ठीक है। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर, नहीं मैं है एक कि बार अब स्लाइड्स ये को दे देखूँगा। मैं एक बार हाँ स्लाइड्स को देखूँगा तो शायद मुझे समझ आएगा बेहतर ना। बिल्कुल। आप ठीक है, फिर सेशन एंड करें, हमारा सेशन